हेलो एवरीवन, आपका यूट्यूब चैनल टोटल ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। नरेश सर ने जो एक शुरुआत करी है टोटल ऑनलाइन स्टडी जो चैनल है अपने इसके ऊपर, उसी कड़ी में मैं आपको मैथ यहाँ पढ़ाने वाला हूँ। 11th और 12th का जो टोटल जो सिलेबस है, टोटल जो बोर्ड में जो आने वाला है, प्लस कंपटीशन का भी मैं कहीं ना कहीं टच आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ 11th क्लास। 11th क्लास का चैप्टर फर्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं आज। ठीक है, इसका मैं सबसे पहले आपको बेसिक बताऊंगा क्या कुछ हम उसमें पढ़ने वाले हैं। तो टोटल आप इस चीज़ के ऊपर फोकस जरूर करना कि जो आपको करवाया जा रहा है आप ये मत समझना कि अभी एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं हुई है, क्योंकि एक्सरसाइज में चैप्टर में आपको वही सब कुछ देखने को मिलेगा जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो छोटी छोटी कुछ वीडियो अपनी रहेंगी, उसमें हम डिस्कस करते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से आप सुनोगे और इसकी तरफ ध्यान दोगे। चलिए, अपना जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है अपना सेट और यू कैन से सेट्स। सबसे पहले सेट की डेफिनेशन की मैं बात करूंगा। सेट बेसिकली होता क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डाटा। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डाटा। वेल डिफाइंड डाटा। यहां मेरा जो कीवर्ड जो रहने वाला है ये है वेल डिफाइंड। अब कलेक्शन तो कोई भी हो सकती है, बट यहां मैंने एक वर्ड यूज किया है वेल डिफाइंड। यही अपनी मेन डेफिनेशन का जो की पॉइंट है ये यही है कि वेल डिफाइंड का मीनिंग यहां क्या निकलने वाला है। देखो, वेल डिफाइंड का मतलब ये है बेटा कि जब हम कलेक्शन, जो कोई भी कलेक्शन हम ले रहे हैं, कोई भी डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं, वो वेल डिफाइंड है या नहीं है, ये किस चीज पे डिपेंड करता है। इसका मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमने कलेक्शन जो हमने ली, डाटा जो हमने कलेक्ट किया, वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए। मीन्स मान लो कोई चीज मैंने कलेक्ट कर ली कोई भी, अब मैं इसके अंदर जो भी एलिमेंट, जो भी कुछ इसके अंदर पड़ा है, मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू वही रहना चाहिए, कोई दूसरा पर्सन है उसका भी वही रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से इस बात को डिस्कस करूं, अगर मैं ये बोलूं कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर, गुड हॉकी प्लेयर इन इंडिया। अब ये मैंने कलेक्शन ले ली, बट ये जो डाटा है, ये जो कलेक्शन है, गुड हॉकी प्लेयर की जो कलेक्शन है, इसमें सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा। अब जिसको मैं गुड मानता हूं, हो सकता है दूसरा के लिए वो गुड ना हो। इट मीन्स ये जो कलेक्शन है, गुड हॉकी प्लेयर, गुड क्रिकेट प्लेयर, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन दिस क्लास, इन सबका इसमें क्या है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करने वाली चीजें हैं, है ना। क्योंकि जिसको मैं गुड मानता हूं, जो मेरे लिए जो इंटेलिजेंट है, हो सकता है किसी दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और हो, उसके बारे में, उसका सोचने का, उसके बारे में उसका एंगल कुछ और हो, किसी और एंगल से वो देखता हो। तो इसका मतलब ये जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड नहीं बनी। अब इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अपने किसी को भी इसके अंदर हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए कि इसके अंदर कौन गया। मैं भी एकदम बता सकता हूं कि इसके अंदर कौन जाएगा, कि दूसरे को भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इसके अंदर कौन जाएगा, क्योंकि वो वेल डिफाइंड रहेगा, वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा। इसके अलावा मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं जो सेट बनता है। अगर मैं आपको ये बोलूं कलेक्शन ऑफ ऑल वोवल्स इन इंग्लिश। अब जो इंग्लिश अल्फाबेट में जो वोवल होते हैं, अब मैं क्या बोलूंगा उसको, AEIOU, है ना। कोई और को दूसरा कोई पर्सन होएगा, कोई सेकंड जो पर्सन होएगा, वो भी इन्हीं को वोवल बोलेगा। कोई वो तो है नहीं जिसको नॉलेज है वोवल की, वो ये तो नहीं बोलेगा कि बी भी एक वोवल होता है। तो इसका मतलब इसमें किसी के बीच में कोई किसी प्रकार का कोई हेजिटेशन नहीं है कि वोवल बनेगा या नहीं बनेगा, कि बी इसके अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने बोल दिया कलेक्शन ऑफ वोवल्स। अब वोवल्स जो है सभी को पता है, जिसको नॉलेज है वोवल्स की उन सबको पता है वो 5 ही होते हैं, AEIOU। अगर आपको बोलूं कि क्या बी इसके अंदर जाएगा, ये नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो वेल डिफाइंड नहीं, जो वेल डिफाइंड जो हमने ले रखी है कलेक्शन की, वो उसको सेटिस्फाई नहीं करता। क्लियर है? ये जो कॉन्सोनेंट है ये वोवल नहीं है, ये सबके लिए जो कॉन्सोनेंट है, ये ऐसा नहीं है कि ये मेरे लिए कॉन्सोनेंट है या किसी दूसरे के लिए कॉन्सोनेंट है और किसी तीसरे के लिए वोवल है। तो ये जो बात थी बेटा, ये आपको समझने की बात थी, वेल डिफाइंड का मतलब होता क्या है। क्लियर? चलिए अब तो ये थी डेफिनेशन। अब सेट्स के अंदर कुछ चीजें हैं जिसकी मुझे बार बार जरूरत पड़ेगी, जिसका मैं बार बार यूज करूंगा, वो भी आपको समझ आनी चाहिए। सबसे पहले होते हैं कि सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। बेटा, कैपिटल लेटर जो होता है, कैपिटल अल्फाबेट से हम सेट के नाम को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके अंदर, इस सेट के अंदर, इस यानी कि सेट है, इट मींस ये कलेक्शन है।
कलेक्शन भी कैसी वेल डिफाइंड की कलेक्शन है ना। कलेक्शन अगर है तो इसका मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ है। इसके अंदर जो भी जाएगा, जो रूल है, जो उसने बोला, जो उसको सेटिस्फाई करेगा, इसके अंदर वो जो जाएंगे उनको बोलते हैं बेटा मेंबर ऑफ दिस सेट, मेंबर ऑफ दिस सेट और एलिमेंट ऑफ दिस सेट, एलिमेंट ऑफ सेट। क्लियर है? यानी कि डाटा जो हमने कलेक्ट किया उस कलेक्शन में जो गया उसको मेंबर या फिर हम एलिमेंट बोलते हैं, और उस टोटल उस कलेक्शन को अगर वो वेल डिफाइंड है तो उसको क्या बोल देंगे बेटा, सेट बोल देंगे। सेट के नेम को हम हमेशा क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और उसके जो मेंबर होते हैं, उसके जो एलिमेंट होते हैं बेटा, उसको स्मॉल लेटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल AEIOU। क्लियर? यहां एक साइन और मैं बार बार यूज करूंगा, ये वाला साइन। इसकी ये साइन होता है बेटा बिलोंग्स टू साइन। अगर मान लो कोई एलिमेंट इसके अंदर है, इट मींस वो इसके अंदर बिलोंग करता है, तो उन दोनों के बीच में ये वाला साइन लगेगा, है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी सेट की बात करता हूं, A बिलोंग्स टू A, कैपिटल A, है ना। A स्टैंड फॉर सेट एंड दिस A स्टैंड फॉर एलिमेंट ऑफ दिस सेट। क्लियर? अगर मान लो बाई चांस मैं बोलता हूं कि अगर मान लो मुझे B के बारे में बात करनी है, तो B तो इसके अंदर नहीं है, इट मीन्स B डज नॉट बिलोंग्स टू A, B डज नॉट बिलोंग्स टू A। क्लियर? ये नोटेशन है, बार बार मुझे जरूरत पड़ेगी, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर बिलोंग करता है तो ये वाला साइन हम यूज करेंगे, बट इसको बिलोंग्स टू का ये साइन होता है। इफ डज नॉट बिलोंग देन वी विल यूज दिस साइन। ओके, चलिए अब कुछ स्टैंडर्ड जो सेट है, कुछ स्टैंडर्ड सेट है बेटा, जैसे N, W, Q, Z, R, Q पॉजिटिव, Z पॉजिटिव, R पॉजिटिव, Q कॉम्प्लीमेंट। इनकी ये बेटा कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन होती है। अब इसके अंदर कौन जाएगा? अब अगर मैं इसको सेट बोलता हूं, इसका मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ तो एलिमेंट है। N स्टैंड फॉर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि अगर मैं N की बात कर रहा हूं, अगर मैं कुछ बोल रहा हूं A बिलोंग्स टू N, दिस N स्टैंड फॉर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इट मींस ये जो A है बेटा इधर, ये क्या है, एक नेचुरल नंबर है। क्लियर है? यानी कि अगर मैं यहां लिखता हूं दोबारा, अगर अच्छे से अगर मैं आपको बताऊं, अगर इसको मैं अच्छे से क्लैरिफाई करता हूं बेटा, जो N होता है ये होता है बेटा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। W स्टैंड फॉर सेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर्स। Q सेट ऑफ रेशनल नंबर, है ना, रेशनल नंबर। एंड सेट ऑफ नेचुरल नंबर यू कैन से ऑल काउंटिंग नंबर, है ना। नेचुरल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? ऑल काउंटिंग नंबर, द नंबर्स व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर काउंटिंग। होल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग जीरो। rational number which can be represent in the form of P by Q, where Q does not belong, Q cannot be equal to जीरो, है ना। ये बेसिक सी डेफिनेशन है, 9th 10th में आपने पढ़ी होगी। Z सेट ऑफ इंटीजर, R सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर। Q पॉजिटिव सेट ऑफ, देखो Q किसके लिए बेटा? रैशनल नंबर, मैंने पॉजिटिव लगा दिया, यानी कि पॉजिटिव रैशनल नंबर, सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर, सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर। सिमिलरली Z स्टैंड फॉर सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, R सेट ऑफ, R स्टैंड फॉर सेट ऑफ रियल नंबर, R पॉजिटिव, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। क्यों कॉम्प्लीमेंट? कॉम्प्लीमेंट के मैं थोड़ा सा आगे चल के डिस्कस करूंगा कि कॉम्प्लीमेंट हम कब लगाते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आप इसकी डेफिनेशन लिखो, ये सेट ऑफ इरेशनल नंबर। ये जो साइन है बेटा, इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करूंगा आगे की वीडियो में। सेट ऑफ इरेशनल नंबर। कल ये स्टैंडर्ड कुछ नोटेशन है जो जनरली हम बार बार यूज करते हैं, इसकी अपने को बार बार जरूरत पड़ेगी, इसलिए ये भी बताना जरूरी था इधर। ओके, चलिए अब बेटा मैंने अब तक बात करी है कि सेट होता क्या है, उसके अंदर ये कलेक्शन होती है बेटा वेल डिफाइंड डाटा की। अब उस कलेक्शन के अंदर जो जाएगा, जो रूल है, जो उसको सेटिस्फाई करके जो आएगा, उसको उस सेट के एलिमेंट बोलते हैं, मेंबर बोलते हैं। उसके बाद बेटा हमने डिस्कस किया सम स्टैंडर्ड सेट, है ना, एन डब्ल्यू आर क्यू पॉजिटिव क्यू, ये सारे के सारे स्टैंडर्ड है, ये बार बार अपने को जरूरत पड़ेगी। और मैं उम्मीद करता हूँ अगर
कि इंटीजर का मतलब आप अच्छे से जानते होंगे कि इंटीजर अंदर कौन जाएगा। अगर फिर भी आपको कुछ दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको अच्छे से डिस्कस कर दूंगा किसी एक वीडियो में कि रियल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है। अगर आपको किसी को डाउट है बेटा तो वो कमेंट कर देना, मैं अच्छे से भी उसको बिल्कुल एक पूरी वीडियो में उसको अच्छे से डिस्कस भी कर लूंगा भाई। चलिए अब बात आती है कि सेट को हम पता चला भाई सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। अब रिप्रेजेंटेशन क्या होती है सेट की? देखो सेट को बेटा हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक होता है सेट बिल्डर, दो तरीके हैं भाई सेट को रिप्रेजेंट करने के, सेट बिल्डर फॉर्म और यू कैन से रूल मेथड, है ना। और एक होता है बेटा टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म में उसको बोल सकते हैं। ये दो तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं बेटा सेट लिखने के। अब सेट बिल्डर फॉर्म किसको बोलते हैं हम, टेबुलर फॉर्म किसको बोलते हैं? अब देखो सेट बिल्डर और रूल मेथड, थोड़ा सा ये नेम जो है ये भी खुद एक इंडिकेशन अपने को दे रहा है कि इसके अंदर हम कैसे रिप्रेजेंटेशन करने वाले। सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी है बेटा कि सेट के अंदर जो एलिमेंट जो आते हैं, सेट को हमेशा हम करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं भाई, ठीक है। ये जो करली ब्रैकेट है हमेशा ये वाली यूज करनी है। कुछ बच्चे यूज कर लेते हैं ये क्लोज ब्रैकेट यूज करते हैं, नहीं बेटा ये कुछ और होता है, ठीक है। इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा आगे, फंक्शन के बारे में जब बात करूंगा कि ये कब यूज होती है। फिलहाल जो सेट जो होता है बेटा उसके जो एलिमेंट होते हैं, उसके जो मेंबर होते हैं उसको हमेशा करली ब्रैकेट में हम लिखते हैं, ठीक है। अब बात आती है, अब इतना तो कंफर्म है कि इसको भी मैं कुछ ना कुछ यहां लिखने वाला हूं और इधर भी मैं कुछ ना कुछ यहां लिखने वाला हूं, है ना। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं सेट की और अभी मैंने बताया बेटा सेट के जो एलिमेंट होते हैं वो करली ब्रैकेट के अंदर आते हैं। अब ये इसमें और इसमें चेंज क्या है? अब यहां क्या होता है बेटा, यहां मैं सेट के हर एक एलिमेंट की बात ना करके कोई एक जनरल एलिमेंट लेके चलूंगा, एक्स, आप कुछ भी लिख सकते हो, एक्स वाई जेड। फिर हम क्या करने वाले हैं बेटा, जिस कलेक्शन की हमने बात करी उसकी प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टी एक्स की प्रॉपर्टी हम यहां लिखने वाले हैं। मैं एग्जांपल लेके बात करूंगा, दोबारा फिर समझो मैंने क्या बताया बेटा। यहां हम जिस पर्टिकुलर सेट की हम बात कर रहे हैं उस सेट के सारे एलिमेंट ना लिख के कोई एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट हम ले लेते हैं एक्स, और फिर अब देखो अगर ये सेट है इसका मतलब इसके अंदर जो एलिमेंट आए हैं वो सारे के सारे किसी न किसी जो कॉमन प्रॉपर्टी है, कोई कॉमन रूल है, उन सबको सेटिस्फाई, वो सारे के सारे उसी रूल को फॉलो कर रहे होंगे, है ना। यानी कि मान लो इसके अंदर 5 एलिमेंट है, यानी कि 5 के 5 जो ये एलिमेंट है, ये 5 के 5 एलिमेंट एक कॉमन जो प्रॉपर्टी है, कॉमन जो रूल है उसको फॉलो करते हैं आपको मिलेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि ये वेल डिफाइंड है, क्योंकि ये वेरी नहीं करेंगे, है ना। अगर मान लो इसके अंदर कुछ और प्रॉपर्टी है, इसके अंदर कुछ और प्रॉपर्टी है, तो ये तो सेट की डेफिनेशन को ही सेटिस्फाई नहीं करेंगे, है ना। सेट की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने कि वो वेरी नहीं करना चाहिए। हर एक एलिमेंट जो है अपने को कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए कि मुझे पता है कि ये जो पर्टिकुलर जो एलिमेंट है, ये पर्टिकुलर एलिमेंट इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, इट मींस ये इसके अंदर जाएगा। ये जो एलिमेंट है इसकी कुछ और प्रॉपर्टी है, इसकी प्रॉपर्टी और जो हमने एलिमेंट इसके अंदर लिया है उनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये सेट के अंदर नहीं जाएगा। तो हम क्या करते हैं बेटा, उस x को आर्बिट्रेरी एलिमेंट x ले लेते हैं और उस प्रॉपर्टी को लिख देते हैं भाई x क्या है, x इज अ वोवल, है ना, x इज अ वोवल। इसका मतलब मैंने x इज अ एंगल, तो इसका मतलब मैंने यहां x कौन हो सकता है, ये x। देखो दोबारा फिर समझो इस बात को, मैंने क्या बोला कि इसके अंदर x जाएंगे, लेकिन कौन से x, ये x की मैंने आगे प्रॉपर्टी बता दी बेटा, वो रूल बता दिया। क्या रूल है भाई, x क्या है, वोवल है। इट मींस मैं क्या बात कर रहा हूं, ये x कौन हो सकता है, x तो a हो सकता है, ये e आएगा, इसके अंदर i आएगा, o आएगा, u आएगा, है ना। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, वोवल्स। और हमने क्या बताया था भाई, इसके अंदर वो x जाएंगे, कौन से x, जो वोवल होंगे, है ना। एक पर्टिकुलर नेम दे दिया था मैंने सबका, क्लियर है। और ये जो फॉर्म मैंने लिखी है इसके अंदर मैंने रूल नहीं लिखा बेटा, इसमें मैंने क्या एक लिस्ट बना दी, है ना, लिस्टिंग कर दी एलिमेंट की। अब मैंने इस प्रॉपर्टी को नहीं लिखा, रूल को नहीं लिखा, मैंने बोल दिया कि ए के अंदर ये जाएंगे भाई, ये लिस्टिंग कर दी बेटा। अगर मैं इनकी लिस्टिंग कर देता हूं तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, टेबुलर फॉर्म। और अगर मैं एक पर्टिकुलर कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेके उसकी प्रॉपर्टी अगर मैं डिस्कस कर देता हूं उसको बोलते हैं बेटा सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर है? ध्यान रहे जब टेबुलर फॉर्म में बेटा जब हम लिस्टिंग करते हैं तो इनका ऑर्डर मैटर नहीं करता। क्लियर है? ऑर्डर मैटर नहीं करता बेटा। अगर मैंने यहाँ AEIOU लिखा है तो मैं ई को पहले भी लिख सकता हूं ऐसे, इसका मतलब ये और ये अलग अलग नहीं है। क्लियर है? अब यहां तो
ऑर्डर की तो बात ही नहीं करनी है। सेट बिल्डर में तो एक एलिमेंट लिखा जाएगा, इसमें तो ऑर्डर मैटर ही नहीं करेगा, ऑर्डर की हम बात ही नहीं करेंगे। यहाँ ऑर्डर के आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है बेटा कि सर अगर मैं ई को ए से पहले लिखूं क्या मेरा क्वेश्चन गलत होगा? नहीं बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म में इट मींस इतना तो कंफर्म है कि जो टेबुलर फॉर्म है या फिर रोस्टर फॉर्म, आपने देखा होगा अब कोरोना काल में सारे डिपार्टमेंट में बेटा ये बोल रहे थे कि रोस्टर शुरू हो गया है ना। रोस्टर का मतलब क्या है कि आज ये आएंगे, कल वो आएंगे, परसों अगले दिन वो नहीं आएंगे, ये आएंगे, है ना। उनकी एक लिस्टिंग बना दी थी बेटा, है ना। वो वहां से भी आप इस चीज को रिलेट कर सकते हो कि उनकी एक लिस्ट बना दी कि आज ये लिस्ट ये वाले आएंगे, कल ये आएंगे, नेक्स्ट डे अगले दिन कोई और आएगा, है ना। उनकी लिस्ट कर दी थी। तो बेटा इनको हम क्या करते हैं, उन एलिमेंट को क्या करते हैं, इसके अंदर लिख के उनकी लिस्टिंग कर देते हैं, कोमा से उनको सेपरेट कर देते हैं। ऑर्डर यहाँ मैटर नहीं करता है, ठीक है। ये को हम पहले लिख सकते हैं, ये बाद में आ सकता है, ऑर्डर डज नॉट मैटर। चलिए नेक्स्ट है बेटा, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं इन दोनों के एग्जाम्पल आपके सामने लिखने वाला हूं कि सर इस सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। जैसे मैंने लिख दिया भाई 2 4 6 8 10 12, यहां तक लिख दिया। अब देखो अभी इस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, अभी मैंने क्या कर रखा है, इनकी लिस्ट बना रखी है, कोमा से मैंने इनको सेपरेट कर रखा है ना। अब कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसका मतलब ये कौन सी फॉर्म है, ये बेटा टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म, है ना। अगर इसी को मैं सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना चाहूंगा तो सेट बिल्डर फॉर्म मैंने क्या बोला कि भाई उन सबको ना लिख के एक पर्टिकुलर एलिमेंट लिखेंगे, कोई एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिखेंगे। मैंने मान लिया भाई x। अब इस x के बारे में बताना है बेटा कि अब x क्या है कि वो वाले x जो ऐसे ऐसे दिखे। अब ये क्या है, अब 2 4 6 8 10 12 ये क्या है। अगर आप इनकी प्रॉपर्टी देखोगे बेटा ये सारे के सारे कौन है, 2 के मल्टीपल है ना। 2 4 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 5 जा 10 2 6 जा 12, है ना। या फिर अब मुझे की प्रॉपर्टी क्या निकल गया है, मल्टीपल ऑफ 2, x इज मल्टीपल ऑफ 2। यहां भी एक बात आती है भाई, अब 2 के मल्टीपल तो आगे चल के 14 भी आने वाला है, आगे चल के 16 भी आने वाला है ना। अब ऐसे तो या तो अगर ये इनफाइनाइट सेट है तो फिर तुम ऐसे लिख दो, मेरा काम चल जाएगा, मल्टीपल ऑफ 2 कि 2 4 6 8 12 वही चलते चले जाओ 2 के जितने मल्टीपल है। बट अगर मान लो मैंने 16 पे रुकना है, अब ये मेरी जो मैंने जो प्रॉपर्टी लिखी है ये सफिशिएंट नहीं है बेटा। क्यों? क्योंकि 2 का मल्टीपल है। कोई बोलेगा सर 18 तो 2 का मल्टीपल है ना, बट 18 तो इसके अंदर अपने को दिखाई नहीं दे रहा। क्लियर है। फिर अपने को यहां रोकना है, उसके लिए देखना पड़ेगा कि मैं क्या लिखूं कि यहां पे रुकना पड़े, ऐसी क्या प्रॉपर्टी, ऐसा क्या रूल और लिखूं इसके अंदर, एक्स्ट्रा चीज क्या ऐड करूं कि मुझे 16 से आगे मैं ना जा पाऊं। क्लियर है। x इज अ मल्टीपल ऑफ 2 लेस देन इक्वल टू 16 आप लिख सकते हो भाई, 2 के मल्टीपल लेकिन कहां तक, 16 तक। कुछ और भी आप लिख सकते हो। इसका और तरीका क्या हो सकता है लिखना, ये यूनिक नहीं होता बेटा, है ना, ये यूनिक नहीं होता क्योंकि रूल इसमें मुझे कोई और रूल दिखाई दे रहा है, आपको कोई और रूल दिखाई दे रहा है, बट रूल वो होना चाहिए जो इसके अंदर अप्लाई हो। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं भाई x इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ n, यानी कि 2 की n के साथ मल्टीप्लाई। और n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है इधर, n की वैल्यू 1 लूंगा तो बेटा 2 इंटू 1 2 बन गया, 2 लूंगा तो 2 इंटू 2 4, 3 लूंगा तो 6, 4 लूंगा तो 8, यानी कि n की वैल्यू क्या हो सकती है 1 से लेके n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन इक्वल टू 8। ये चीज और ये चीज एक ही बात है बेटा, है ना। यहां मैंने क्या लिखा भाई x ले लो, कौन से x, जिसको 2 से मल्टीप्लाई करके लेने हैं। लेकिन ये n कौन है भाई, मैंने आगे n के बारे में बता दिया बेटा, भाई नेचुरल नंबर लेने हैं लेस देन इक्वल टू 8, यानी कि 8 से लेस और इक्वल तक जाना है अपने को, है ना। अब n से लेस और यानी कि ये वाले नेचुरल नंबर कौन कौन से हो गए, इनडायरेक्टली मैंने किसकी बात कर ली बेटा, यहाँ n की वैल्यू क्या क्या बन गई 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब 2 इंटू 1 क्या बन गया भाई 2, हाँ बिल्कुल है इसके अंदर। 2 इंटू 2 क्या बन गया भाई 4, बिल्कुल है। 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8, 5 10 6 12 7 14 एंड 8 16। क्लियर है ना, बिल्कुल समझ आ रही होगी बात कि मैंने अब देखो अगर मैं ये बोलूं कि सर अगर मैं 2 इंटू 1.5 करूंगा, ये तो कितना बन गया भाई 5 बन गया ना, 2 5 10 2 3 बन गया ये। अब सर 1.5 करेंगे 3 तो इसके अंदर नहीं है भैया, मैंने यहाँ n को क्या बोला है नेचुरल नंबर लेना है। अगर आप 1.5 ले रहे हो तो इसका मतलब आप गलत चूज कर रहे हो, है ना, क्योंकि 1.5 नेचुरल नंबर नहीं होता। क्लियर है। अगर मैं इसी बात को थोड़ा सा और मैं इसमें अगर मैं चेंज करूं, अगर मैं यहां n की जगह r लिखता हूं फिर अपना ये वाला ये चीज नहीं बनेगी,
क्योंकि अब आर के अंदर तो ये भी आ जाएगा 1.5, 1.5 रियल नंबर तो है ना, 2 इंटू 1.5 इक्वल टू सॉरी हाँ 2 इंटू 1.5 इक्वल टू 3। अब 3 तो इसके अंदर नहीं है, क्योंकि यहाँ मैंने आर लिखा है, इसके हिसाब से मैं 1.5 तो ले सकता हूँ। ये चीज जरूर ध्यान रखनी है कि मैं लिख क्या रहा हूं इधर। तो बेटा यहाँ इसके हिसाब से यहाँ आर ना है कि मुझे क्या लिखना पड़ेगा, एन लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा भाई, एन लिखना पड़ेगा। और भी लिख सकते हैं इसकी जगह, और क्या लिख सकते हैं। अब अगर मैं बात करता हूं पॉजिटिव इंटीजर, हम यहां लिख सकते हैं, इस एन की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, जेड पॉजिटिव लिख सकता हूं, है ना। जेड पॉजिटिव का मतलब भी तो यही हुआ भाई, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर कौन से हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब भी तो यही है, इसका मतलब भी तो यही है भाई, है ना। तो बेटा ये जो रूल जो हम लिख रहे हैं, जो प्रॉपर्टी हम लिख रहे हैं, कहने का मतलब इतने मैंने 2-3 तरीके से आपको लिख के दिखाया। तो मेरा एक जो पर्पज यहाँ था ये अलग अलग तरीके लिखने का, मेरा पर्पज ये था बेटा कि ये जो मैं लिख रहा हूँ, ये जो रूल जो लिख रहा हूँ, ये जो मेथड जो है ये यूनिक नहीं है, वो कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है जो उसको सेटिस्फाई करे। क्लियर है। ये कोई हीट यूनिवर्सल नहीं है कि आप सिर्फ यही लिखोगे भाई, उसके बाद कुछ और नहीं लिखोगे, है ना। प्रॉपर्टी कुछ भी आपको कोई भी स्ट्राइक कर सकते हैं माइंड को, है ना। किसी के दिमाग में ये प्रॉपर्टी आई भाई 2 के मल्टीपल मुझे दिखाई दे रहे हैं और 16 से ज्यादा नहीं जाना, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। कोई बोल रहा है कि मेरे दिमाग में तो भाई पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है। हाँ, एक चीज और मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। एक होता है पॉजिटिव बेटा, एक होता है नॉन नेगेटिव। ये 2 वर्ड होते हैं, एक पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव। भाई ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव ये सेम नहीं है। नॉन नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव नहीं है ना, और फिर पॉजिटिव, ये मैथ में दोनों चीजें सेम नहीं है बेटा। अगर मैं इंटीजर की बात करता हूं, एक मैं बोलता हूं पॉजिटिव इंटीजर, इसमें कंफ्यूज मत होना भाई, और एक मैं बोलता हूं नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर। बेटा ये दोनों बातें अलग अलग है भाई, ये बात और ये बात दोनों अलग अलग है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या, जब मैं बोलूंगा बेटा नॉन नेगेटिव, इसका मतलब मुझे सिर्फ नेगेटिव नहीं लेने, है ना, इसका मतलब मुझे नेगेटिव नहीं लेने। पॉजिटिव, इसका मतलब मुझे सिर्फ पॉजिटिव लेने हैं। अब इसमें फर्क क्या हुआ बेटा, जीरो, इसके अंदर जीरो भी इंक्लूड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जीरो नेगेटिव नहीं है, और इसने क्या बोला कि नॉन नेगेटिव, जो जो नेगेटिव नहीं हो सारे ले लो। इसका मतलब मुझे साथ में क्या लेना है, जीरो। अब इसने क्या बोला, पॉजिटिव, इसके अंदर मैं जीरो नहीं लूंगा बेटा। क्यों, क्योंकि जीरो पॉजिटिव नहीं है। अब यहां तो आ रहा था कि सर आपने बोला कि जीरो नेगेटिव नहीं है, और यहां मैंने बोल दिया जीरो पॉजिटिव नहीं है। बिल्कुल सही बोला बेटा मैंने। जीरो एक ऐसा नंबर है जिसको ना मैं पॉजिटिव बोलूंगा ना ही नेगेटिव बोलूंगा। जीरो एक ऐसा नंबर है, अगर मैं नॉन नेगेटिव बोलूंगा तो भी मैं जीरो को इंक्लूड करूंगा, नॉन पॉजिटिव बोलूंगा तो भी मैं जीरो को इंक्लूड करूंगा। क्लियर है। जीरो एक ऐसा नंबर है बेटा जो ना तो पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव है। ध्यान रहे, मैंने जब यहां पॉजिटिव बोला, मैंने जेड नॉन नेगेटिव नहीं बोला, इधर मैंने यूज किया बेटा, क्या बोला मैंने, मेरी वर्डिंग क्या थी, ध्यान से अगर आप सुनोगे, जेड पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर मैंने इसको बोला था। क्यों, क्योंकि मेरा जो यहाँ मेरे दिमाग में जो चल रहा था कि मुझे ये पता था कि यहाँ मुझे जीरो इंक्लूड नहीं करना। क्लियर है। अगर मैं यहाँ नॉन नेगेटिव बोलता तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली जीरो भी इंक्लूड हो गया, बट जीरो इंक्लूड नहीं करना था, इसलिए बेटा मैंने क्या बोला, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये ध्यान रहे भाई, 2 अलग अलग टर्म है ये, पॉजिटिव इंटीजर एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। आगे बेटा सेट के टाइप। इससे पहले मैं बात करूंगा कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट। कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट, देखिए थोड़ा सा 10th क्लास से थोड़ा सा हटके है भाई, नई चीजें आपको यहाँ देखने को मिल रही होंगी। सेट अब तक क्या था, 10th क्लास में आप सिर्फ प्लस माइनस ही कर रहे थे ना, कोई फॉर्मूला आपको मिल रहा था भाई, फॉर्मूला उसके अंदर अप्लाई किया, उसके अंदर वैल्यू उठा के रखी, आंसर आ गया। अब ये थोड़ा सा बेटा थ्योरेटिकल भी है, थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। अगर आपको कंसेप्ट समझ आ जाता है फिर आपको बिल्कुल बच्चों वाला ही लगेगा गेम। तो टर्म पे थोड़ा ध्यान दीजिए कि जब मैं बोल रहा हूँ उसका मीनिंग क्या है, वो मीनिंग आप जितना जो बच्चा इस चीज को कैच कर पाएगा उसके लिए आसान होती चली जाएंगी चीजें। कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट, इसको क्या बोलते हैं बेटा, कि इस सेट का कार्डिनल क्या है, इट मींस नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। इसकी डेफिनेशन क्या बनने वाली है बेटा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। भाई उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है ना, उसको इन काउंटिंग की बात करता हूं कि उसको काउंट करके देखेंगे कि वो इन काउंटिंग वो कितने बने हैं, वो क्या बोलेंगे बेटा, उस पर्टिकुलर नंबर को, उस पर्टिकुलर काउंटिंग को हम क्या बोल देंगे, कार्डिनलिटी ऑफ दैट सेट, है ना। अब बात यहां भी यहां से 2 टाइप के सेट यहां से निकल के आते हैं।
इस डेफिनेशन के बेस पे मैं दो टाइप के सेट बन के आ जाएंगे बेटा। हो सकता है भाई वो उसको मैं काउंट कर पाऊं, ये भी हो सकता है कि उनको काउंट ना कर पाऊं। अगर मैं उनको उस नंबर को बेटा उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट को, नंबर ऑफ मेंबर्स को अगर मैं काउंट कर पा रहा हूं बेटा, तो फिर उसको हम क्या बोलेंगे, जिसको काउंट कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट। अगर बेटा वो उनको काउंट नहीं कर पा रहे हम, उसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट है ना। फाइनाइट सेट किसको बोलते हैं, यहां से डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहोगे लिख सकते हैं। फाइनाइट सेट, अ सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। क्लियर है। अब इसके डेफिनेशन एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, इसके एग्जांपल क्या बन सकते हैं बेटा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ना। नेचुरल नंबर इनफाइनाइट होते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इंफिनिटी। सेट ऑफ रियल नंबर वो भी इनफाइनाइट होते हैं बेटा, काउंट हम उसको नहीं कर सकते। फाइनाइट सेट कोई भी हो सकता है भाई, मैंने ये ले लिया 1 2 3 4 5 है ना, ये फाइनाइट है भाई, काउंट कर सकता हूँ, 5 एलिमेंट है इसके अंदर। सेट ऑफ वोवल्स हो गए भाई, है ना, जिसके अंदर जिसको हम काउंट कर सकते हैं। काउंटिंग में कुछ भी हो सकते हैं, 20 लाख 10 लाख 5 7 15 20 कुछ भी हो सकते हैं, है ना। 15 लाख 15 लाख कितने भी है, लेकिन काउंट तो कर पा रहे हैं ना, उसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट। अगर हम काउंट नहीं कर पा रहे बेटा, उसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। ठीक है। चलिए, अगर अब ऐसा भी हो सकता है भाई कि कोई सेट ऐसा भी हो सकता है बेटा जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। अब देखो मैंने ए लिखा है और ये करली ब्रैकेट लिखी है भाई, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं बेटा, सेट के जो एलिमेंट होते हैं वो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। जो इनपुट ध्यान देना आप एक बात पे बेटा, जिस चीज को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि आप उसको भूलोगे। ठीक है, मैं बार बार जानबूझ के उसको रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि आप उसको बार बार आपको रिमाइंड हो भाई कि जो सेट के जो एलिमेंट जो होते हैं उसको करली ब्रैकेट में लिखते हैं। कुछ बच्चे इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे इतना कहने के बावजूद भी, कुछ इसको क्लोज ब्रैकेट में लिखेंगे। ध्यान रहे, जो सेट के जो एलिमेंट होते हैं बेटा उसको करली ब्रैकेट में लिखते हैं। चलिए, हाँ मैं बात कर रहा था कि अगर किसी सेट के अंदर केवल एक ही एलिमेंट है, मान लो ये एक कोई एलिमेंट है भाई, इसका पर्टिकुलर नाम होता है बेटा, इसको क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट है ना, अ सेट हैविंग वन एलिमेंट ओनली। क्लियर है। अगर एक भी एलिमेंट नहीं है, अगर एक भी एलिमेंट नहीं है उसको बोलते हैं नल सेट, वॉइड सेट। नल सेट उसको बोल सकते हैं, वॉइड सेट उसको बोल सकते हैं, एम्प्टी सेट उसको बोल सकते हैं, है ना, जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है। अब यहां भी एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है आपके मन में कि सर आपने अभी बताया था कि सेट का मतलब होता है कलेक्शन, है ना, कलेक्शन ऑफ डाटा। अब मैं बोल रहा हूं कि यह सेट इज कॉल्ड नल सेट हैविंग नो एलिमेंट। कि सर आप खुद आप सेट बोल रहे हो, थोड़ी देर आपने पहले बताया था कि सेट जो होता है बेटा वो कलेक्शन होती है, कलेक्शन ऑफ डाटा होती है ना। अब मैं यहां बोल रहा हूं ये कलेक्शन नहीं है, इसके अंदर तो एक भी एलिमेंट नहीं है ना, कलेक्शन कहां हो पाई। अब बात आती है कि सर अब अपने को अब किस बेस पे आप इसको प्रूव करोगे कि ये सेट बनेगा। चलिए इस बात को मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके चलता हूं, ध्यान से समझना। चलिए मैंने लिख दिया भाई एम्प्टी सेट है, तो इसका मतलब मुझे सिर्फ ब्रैकेट लिखनी है, इसके अंदर कुछ लिख तो पाऊंगा नहीं, है ना। क्यों? क्योंकि मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, नल सेट बोल रहा हूँ। क्योंकि अगर मान लो मैंने कुछ भी लिख दिया फिर एम्प्टी थोड़ा ना रहेगा, तो इसका मतलब अब सेट मुझे बनाना है तो इसका मतलब मुझे करली ब्रैकेट लिखनी पड़ेगी। अब एलिमेंट वो किस हिसाब से लिखने पड़ेंगे, जिसकी हम बात कर रहे हैं। भाई नल सेट है तो इसके अंदर एक भी एलिमेंट इसके अंदर नहीं है, तो इसका मतलब सिर्फ ब्रैकेट लिखनी है। तो इनडायरेक्टली बेटा मैंने यहाँ आपको नल सेट की, एम्प्टी सेट की, वर्ड सेट की रिप्रेजेंटेशन भी बता दी बेटा। इसको हम अकेली ब्रैकेट लिख सकते हैं और फाई लिख सकते हैं, फाई सेट भी हम इसको बोलते हैं, है ना। ये क्या है, एक ही चीज है, एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट। चलिए अब मैं ये बोलता हूं ये सेट बन गया भाई, मैं इस चीज को क्लेम कर रहा हूं बेटा कि ये सेट है ना। अब आप क्या बोलोगे कि सर आपने बोला था कि कलेक्शन होती है, तो कलेक्शन तो इसके अंदर है नहीं। इस बात को बेटा थोड़ी सी अगर कोई चीज आपको थोड़ी सी समझनी होती है तो एक और तरीका होता है समझने का। अगर मान लो मुझे ये चेक करना है कि ये सेट है कि नहीं है, तो मैं क्या चेक करूंगा, मैं ये चीज चेक करूंगा कि क्या ये कलेक्शन है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है कि नहीं, है ना। डेफिनेशन यही थी। चलिए इस चीज को मैं थोड़ा सा नेगेटिव लेके चलता हूं, इसका थोड़ा सा नेगेशन लेके चलो कि मैं इसको कब नहीं बोलूंगा कि ये सेट नहीं है। मैं इसको कब ये नहीं बोलूंगा कि ये सेट नहीं है, मैं इसको, या फिर इसको ऐसे बोलो कि मैं इसको कब बोलूंगा कि ये सेट नहीं है, या फिर इसी चीज को ऐसे क्या बोलोगे कि ये सेट नहीं, कब नहीं बन सकता। तो उसके लिए मैं दो चीजें चेक करूंगा, क्या कि इसके अंदर जो एलिमेंट आए हैं, कि मुझे कोई एक एलिमेंट ऐसा इसके अंदर मिल जाए, एक सिंगल एलिमेंट भी अगर मुझे ऐसा मिल गया जो वेल डिफाइंड नहीं है,
जो बाकी की प्रॉपर्टी से अलग है। अगर एक सिंगल एलिमेंट मुझे ऐसा मिल गया जो बाकी प्रॉपर्टी से को के साथ मैचिंग नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये फिर सेट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि सेट में मैंने क्या बताया था कि वेल डिफाइंड एलिमेंट बताए थे, या फिर मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि वो सारे के सारे एलिमेंट इसके अंदर चले जाएंगे जो किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को या पर्टिकुलर रूल को फॉलो कर रहे हैं। अब मैं बात आती है कि ये सेट है या नहीं है, मुझे ये चेक करना है। ठीक है, मैं अब मेरे पास इसके अंदर तो कोई ऐसा एलिमेंट तो बैठा नहीं जिसको मैं चेक करने में लग जाऊं कि भाई ये एक एलिमेंट है, ये पर्टिकुलर रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैं फिर दूसरे तरीके से देखता हूं कि मैं इसमें क्या करूंगा, मैं ऐसे कोशिश करूंगा कि ये सेट ना हो। मैं ये चीज चेक करूंगा कि ये सेट ना बने। ठीक है, उसके लिए मैं क्या चेक करूंगा, मैंने क्या बताया कि कोई एक एलिमेंट उठाओ, कोई एक एलिमेंट उठाओ जो इस रूल को फॉलो ना कर रहा हो। कि क्या अगर आप एक भी एलिमेंट ना उठा पाए, इसका मतलब क्या बन गया, सेट। दोबारा समझो इस बात को, बेटा इंपॉर्टेंट बात है। मैंने बोला कि ये ए ई आई ओ यू ये वोवल का सेट है। मैं ये बोल रहा हूं कि इसको ये चेक करो, इसको ये चेक करने की कोशिश करो कि ये सेट ना बने। तो मैं क्या बोलूंगा भाई, अब क्या फिर क्या कोशिश करेंगे, कोई एक एलिमेंट ये उठाऊंगा, फिर मैं ये चेक करूंगा कि क्या ये वोवल है और इसके अंदर ना हो। दोबारा समझो, मैंने क्या बोला कि इसके अंदर कौन गया, वोवल सारे के सारे इसके अंदर बैठे हैं। फिर मैं बोल रहा हूं कि मुझे ये चेक करना है कि सेट ना बने, तो इसके लिए मैं क्या चेक करूंगा कि एक एलिमेंट ऐसा उठाऊंगा जो वोवल तो है बट इसके अंदर ना जा पाए, है ना। क्यों? फिर ये सेट नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि वोवल होने के बाद भी वो इसके अंदर नहीं चला गया। तो मैंने क्या बताया था, कलेक्शन किसकी लेनी है, वेल डिफाइंड की, है ना। वो वेरी नहीं करनी चाहिए। अगर मैं उसको वोवल मानता हूं, दूसरा पर्सन भी उसको वोवल मानेगा और वो उसके अंदर अगर बैठा है। अब मैंने उठाया बी, मैंने ई उठाया, अब मुझे पता चला भाई वोवल चेक करने हैं, वोवल आपके पास होने चाहिए बट ऐसा वोवल देखना जो इसके अंदर ना जाए। अब चेक करोगे ए हाँ भाई वोवल होता है लेकिन इसके अंदर है भाई, ठीक है। ई वोवल होता है, हाँ है। आई बारी बारी से मैं अब एक बंदा बोलेगा कि सर बी चेक करो, भाई बी क्यों चेक करेगा, बी तो वोवल है ही नहीं। यहां तो हमने कौन लेने हैं, जो वोवल है। मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, मैंने क्या बोला, एक ऐसा एलिमेंट आप इसके अंदर से उठाने की कोशिश करोगे जो इसके अंदर ना हो। कहने का मतलब कोई एक एलिमेंट जो इससे बाहर हो बट प्रॉपर्टी इसी की ले रहा हो। अगर मैं कॉन्सोनेंट का कलेक्शन लेता बेटा तो मैं बी चेक करता, मैं फिर चेक करता बी, हाँ भाई कॉन्सोनेंट है, इसके अंदर आप लोगों को बेटा मिलेगा। क्या फिर मैं ये चेक करता, नहीं। क्यों? मैं एक ही क्यों नहीं चेक करता बेटा, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया कि इसके अंदर कौन बैठे हैं, इसके अंदर कॉन्सोनेंट बैठे हैं, है ना। कॉन्सोनेंट में मुझे तो इतनी तो नॉलेज है ना कि ये कॉन्सोनेंट है कि नहीं। अब बात आती है एमपीटी सेट पे, तो हम क्या चेक करने वाले हैं बेटा कि कोई एक एलिमेंट ऐसा जो इसके अंदर ना हो, कोई ऐसा एलिमेंट जो इसके अंदर ना हो, तो आपको कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा। इसका मैं एक और एग्जांपल लेके चलता हूं, यहां से शायद आपको क्लियर ना हो पाए। एक अच्छा एग्जांपल मैं एक और मेरे दिमाग में आया अभी, मैं सेट बिल्डर फॉर्म का एग्जांपल लेके चलता हूं। x² + 1 = 0 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसको समझो बेटा, पहले तो इसके अंदर कौन गए भाई, वो वाले x इसके अंदर जाएंगे जो रियल नंबर तो है, जिसका स्क्वायर करेंगे और उसमें 1 ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाए, 0, है ना। रूल क्या रहा बेटा कि वो x जिसके स्क्वायर में अगर 1 ऐड करें तो वो क्या बन जाए, 0 बन जाए। तो अब क्या देखो बेटा, जब आपको 0 बनाना है तो एक आपको एक x है, ऐसा x चाहिए जिसका स्क्वायर करने पर और उसमें 1 ऐड करने पर वो क्या बन जाए, 0 बन जाए। तो यहां से आपको क्या मिलेगा कि सर ऐसा तो कोई भी x नहीं हो सकता दुनिया में। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखो अगर मुझे यहाँ 0 बनाना है, इधर पहले ही 1 है, तो इसकी वैल्यू कितनी बननी चाहिए, -1 ना, तभी तो -1 और +1 तभी तो 0 बनेगा। अब आपको अच्छी तरह पता है कि दुनिया में कोई भी नंबर अगर मैं लेके चलूं, उसका अगर मैं स्क्वायर करूंगा वो नेगेटिव तो कभी भी नहीं होएगा, है ना। स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होएगा। यानी कि कोई भी नंबर ऐसा नहीं है, कोई भी रियल नंबर ऐसा नहीं है, कैसा, जिसका स्क्वायर करके और 1 ऐड करने पर वो क्या दे दे, 0। तो इसका मतलब इसके अंदर कौन से x गए, एक भी x नहीं गया। तो ये कैसा सेट बन गया, इसके अंदर कोई कौन गया x, एक भी x नहीं गया। तो ये कैसा सेट बन गया, एमपीटी सेट बन गया, है ना। ये सेट तो बन गया है ना। क्यों? क्योंकि ये एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को तो सेटिस्फाई कर रहा है ना, वेल डिफाइंड तो है ना। ये वेल डिफाइंड कैसा, ये रूल हो रहा है, इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है? चलिए उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। और फिर भी कंफ्यूजन है बेटा तो फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं एक बार फिर डिस्कस कर सकता हूँ इसको। भाई थोड़ा सा टिपिकल थोड़ा सा कंसेप्ट था ये, बट समझने में इजी भी था भाई। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हो, ये देश भर के एग्जांपल ये हो जाएंगे। x² + 2 = 0, है ना। किसी का भी स्क्वायर करेंगे वही बात है भाई। यहाँ 0 बनाने के लिए इसकी वैल्यू कितनी बननी चाहिए, -2, बट वी नो दैट। अगर मैं लिखता x सच दैट
एक्स क्यूब या फिर एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड एक्स बिलोंग्स टू आर। क्या ये एमपीटी है? अब ये एमपीटी नहीं बनने वाला है ना। क्यों? क्योंकि देखो अब इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क समझना। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड एक्स बिलोंग्स टू आर, इसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क समझो बेटा। अब इसमें तो क्या है कि वो सारे के सारे रियल नंबर से वो सारे के सारे एक्स उठा लो, कौन से एक्स जिसमें 2 ऐड करके वो 0 बना दे, तो सिंपल सी बात है। तो एक्स की वैल्यू कितनी बनेगी? -2। क्या -2 आर के अंदर होता है? बिल्कुल होता है। तो इसका मतलब ये कि कौन से एक्स इसके अंदर जाएंगे? -2 जाएगा इसके अंदर, है ना। बट इसमें क्या है, स्क्वायर करके 2 ऐड करने पर कोई भी 0 नहीं देगा। तो इसका मतलब इसमें एक भी ऐसा रियल नंबर अपने पास नहीं है जिसका स्क्वायर करे 2 ऐड करे तो वो क्या बन जाए? 0 बन जाए। इट मीन्स ये कैसा सेट हो गया भाई? एमपीटी। और इसके अंदर एक एलिमेंट अगर गया है तो ये क्या बन गया? सिंगलटन सेट, है ना। जिसके अंदर एक एलिमेंट होता है उसको सिंगलटन सेट कहते हैं भाई। चलिए ये आज डेफिनेशन की हमने बात करी बेटा। अगर आप देखोगे मैं डिस्कस करूंगा अगली वीडियो में एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है भाई। फर्स्ट जो अपनी एक्सरसाइज है, जिस बच्चे को ये बातें अच्छे से समझ आ गई भाई वो अपने आप क्वेश्चन ट्राई भी कर सकता है। मैं डिस्कस करूंगा और आपको आपका अपना अगला जो स्टेप रहेगा, क्या आपको करना क्या है, आप स्टेटमेंट पढ़ोगे किसी भी क्वेश्चन की, आपको सिर्फ इतना सा सोचना है कि जो मैंने इस वीडियो में जो बातें बताई कि किस बात के साथ ये अपनी यहाँ मैचिंग हो रही है ना। अगर कोई जब वो सेट की बात करेगा तो आपको 2 बातें ध्यान रखनी है कि वेल डिफाइंड है कि नहीं। वेल डिफाइंड के लिए मैंने क्या बताया बेटा कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है कि नहीं कर रहा, है ना। आप सिर्फ इतना सोच सकते हो कि जैसा मैं सोच रहा हूँ क्या दूसरा भी उसके बारे में ऐसा ही सोच रहा है। अगर ऐसा सोचता है तो वेल डिफाइंड बन जाएगा, अदरवाइज वेल डिफाइंड नहीं बनेगा। क्लियर है? ये बेटा बेसिक सी जो डेफिनेशन थी जिसकी अपने को चैप्टर में और एक्सरसाइज में जरूरत पड़ेगी उसके बारे में मैंने डिस्कस किया। अगली अपनी जो वीडियो होगी उस हम एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करेंगे।